हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। इंडियन पॉलिटी में आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। आप इनको डीपीएसपी भी बोल सकते हैं, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, यानी कि राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं इनमें क्या क्या बातें करी गई हैं, इनका वर्णन जो है वो किस भाग में किया गया है और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इनके बारे में चर्चा की गई है। आज हम इन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, हमारा पहले वाला ही फॉर्मूला रहेगा। यहाँ ना तो मैं कोई आपको ट्रिक्स बताने वाली हूँ और ना यहाँ आपको रटने की कोई ज़रूरत होगी, लेकिन चीज़ें जो होंगी वो बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएंगी, ये उम्मीद करती हूँ मैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो आज का है वो बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि आपने कोई सा भी फॉर्म आप भरेंगे, सीटेट, यूपीटेट, डी ट्रिपल एसवी, एसएससी, केवीएस, यूपीएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, आपको अगर इंडियन पॉलिटी से इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर बन के आता है तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन जो है वो संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। और अनुच्छेदों की अगर बात करते हैं तो 36 से 51 तक में इसका वर्णन किया गया है। इसके पहले वाली वीडियो में आपको याद होगा, हमने भाग 3 में मौलिक अधिकारों पे चर्चा करी थी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका जो है वो भाग 3 में वर्णन किया गया है। और भाग 4 में जब आप पहुंच रहे हैं तो यहाँ आपको नीति निदेशक तत्वों का वर्णन मिलेगा, ठीक है। एक बार पिछले वीडियो को भी रिकॉल करते हुए चलेंगे, ठीक है। और देखिए, अगर संविधान की हम बात करें तो 12 से 35 तक में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। अब 35 तक तो बात क्लियर हो गई थी, अब 36 से 51 तक में किसका वर्णन है? नीति निदेशक तत्वों का वर्णन है। देखिए, थोड़ा सा संविधान के बारे में जान लेते हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहीं से फिक्स हो गया कि क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में कि संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो ये वो थे BN राव, ठीक है। इन्होंने एक सुझाव दिया कि भारतीय संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार रखे जाने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से? एक तो वो जो तुरंत लागू हो जाए और न्यायालय में प्रवर्तनीय हो, ठीक है। और दूसरा वो जिसे राज्य द्वारा लागू किया जा सके। तो देखिए, इनके विचारों को मान तो लिया गया, परंतु मौलिक अधिकार तो बन गए, लेकिन जो डीपीएसपी या नीति निदेशक तत्व के नाम से हम जानते हैं उनको हम न्यायालय में उनको प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी वो ऐसी शक्तियां हैं, ये नीति निदेशक तत्व, जिनको हम न्यायालय में ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसे संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा भाग है, यानी कि वो कौन सा आर्टिकल है या फिर वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें जो है जिसको संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो याद रखिएगा, जो नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी है, ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि इनको संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मतलब जैसे अगर राज्य सरकार इसे लागू नहीं करती है तो आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते, यानी आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी आप नहीं जा सकते। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, जब मौलिक अधिकार में आपने पढ़ा कि जब आपके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि आप जो है न्यायालय, किसी भी न्यायालय का सहारा आप नहीं ले सकते, ठीक है। और देखिए, बात करते हैं, हमने वहां पे पढ़ा था कि अधिकार, आज से अधिकार था, और अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो बात आती है नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है, ठीक है। तो नीति निदेशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन यहां से बन जाता है।
क्लियर। देखिए अब बात आती है कि नीति निदेशक तत्वों की आवश्यकता क्यों पड़ी जोड़ने की, यानी क्यों आखिर इसका उद्देश्य क्या था लागू करने का। तो देखिए नीति निदेशक तत्व जो है वो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से, अब आर्थिक रूप से जैसे देखिए भारतीय समाज में बहुत तबके के लोग हैं, कोई बहुत अमीर घराने का है, कोई बहुत गरीब घराने का है, ठीक है। तो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कैसे, कोई बहुत बड़े तबके में पैदा हुआ है, कोई बहुत निम्न कुल में पैदा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को सामाजिक और आर्थिक रूप से कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं कौन, नीति निदेशक तत्व, ठीक है। यानी समाज की, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये समाज की भलाई के लिए लागू किए गए हैं, ताकि सबको हमारे समाज में बराबर का हक मिले, कोई बड़ा और कोई छोटा ना हो, चाहे वो आर्थिक रूप से चाहे वो सामाजिक रूप से। यही उद्देश्य था हमारा कि हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्वों को ऐड किया गया। अब वो अलग बात है कि इसे संवैधानिक शक्तियां प्राप्त नहीं हो पाई हैं, ठीक है। देखिए नीति निदेशक तत्वों को एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पूरा अधिकार जो है वो जनता को दे दिया गया, यानी कि जनता अपने नीतियों एवं कानून को प्रभावशाली बनाकर किसी राज्य जो होते हैं सीएम, उनके बारे में फैसला ले और अपने वोटों के आधार पर उनका निर्णय करे कि हमें किसको बनाना है, ठीक है, किसको हमें अपनी सरकार बनानी है। तो ये एक तरह से समाज के हाथ में दे दिया गया, इसलिए इनके हनन होने पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्वों की। अब जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है उसे मैं आपको जरूर बताऊंगी, ठीक है, और उम्मीद करूंगी कि आपको वो याद हो जाए। तो देखिए अगर हम अनुच्छेद 36 की बात करें, 35 तक तो आपके अधिकार थे, मौलिक अधिकारों के बारे में बात थी। अगर हम अनुच्छेद 36 से नीति निदेशक तत्वों पे चलते हैं, ठीक है, तो अगर हम अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद 36 में कुछ भी नहीं है। अनुच्छेद 36 में केवल इतना बताया गया है कि एक राज्य, यहाँ राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि इसमें जो है राज्य का ही वही अर्थ है जो आपने भाग 3 में देखा था, क्लियर। तो 36 में आपको किसकी परिभाषा बताई गई है, राज्य की परिभाषा बताई गई है। और 37 में अगर हम देखें तो 37 में कहा गया, अभी हमने बात करी कि नीति निदेशक तत्व को आप इसके खिलाफ न्यायालय, किसी सरकार के खिलाफ आप नीति निदेशक तत्वों के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो जो 37 में यही आपको साफ साफ बता दिया गया है अनुच्छेद 37 में कि इसको जो है आप न्यायालय में इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आपके 38 की, ठीक है। 38 क्या करता है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी कि राज्य के जो लोक कल्याण के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए, क्लियर। अब अनुच्छेद 39 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 39, ठीक है। 39 में क्या कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय यानी कि स्त्री तथा पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जाए, ठीक है, और बालकों का पूर्ण रूप से विकास हो। देखिए आप अब क्या बोलते हैं कि समान न्याय, यानी कि कोई भी ये ना सोचे कि ये स्त्री है इसको कम मिले इसके काम पे और ये पुरुष है तो इसको ज्यादा मिलना चाहिए, यानी कि जो जितना कार्य कर रहा है उस हिसाब से उसे समान वेतन मिलना चाहिए, क्लियर, इंपॉर्टेंट है। और 40 जो है वो ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 कहता है कि ग्राम स्तर पर क्या हो, पंचायतों का गठन किया जाता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्राम पंचायतों के संगठन की बात किस अनुच्छेद में करी गई है, तो याद रखिएगा 40 में किसकी बातें करी गई है, ग्राम पंचायत। देखिए अब यहीं से याद करिएगा कि जो पंचायत के लोग होते हैं थोड़ा ज्यादा एज के लोग होते हैं, ठीक है। तो 40-40 साल के लोग के बारे में अगर बात करी जाए अनुच्छेद 40 के बारे में, तो ग्राम पंचायतों के संगठन की बात करी गई है, क्लियर। आगे चलते हैं, देखिए अब 41 और 42 जो है वो मिलता जुलता है, ठीक है। अब देखिए 41 में क्या कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अब वो कौन सी दशाएं हैं, जैसे बेकारी हो गया, बुढ़ापा हो गया, बीमारी हो गया, ठीक है। तो इन सब में
इन सब के अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो सबको प्राप्त होगा। ठीक है, ये कहता है बात 41। जबकि 42 में क्या कहा गया है कि काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी कि काम जो लोग काम करेंगे कुछ दशाओं में करने आएंगे उनके लिए न्याय संगत यानी जगह ऐसी होनी चाहिए कि वो इजीली काम कर पाए। ठीक है, और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यानी कि कुल मिला के कहा गया है कि ऐसा जो है एक न्याय संगत जो है माहौल होना चाहिए ताकि वो आसानी से वहां पे काम कर पाए। ठीक है, अनुच्छेद 43 क्या कहता है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, तो कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी से क्या मतलब है कि सरकार जो काम करने वाले लोग हैं उनको इतनी मजदूरी दे दे कि वह अपना एक दिन का जो है निर्वाह कर सकें। अब या तो अगर ये भी नहीं सरकार कर सकती है तो कुटीर उद्योग जैसे चटाई बुनना, ठीक है, और चरखा चलाना, ये सब भी कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दे सकती है। ठीक है, तो 43 में क्या हो गया कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी यानी जो काम करने वाले लोग हैं उनको इतनी मजदूरी दे दी जाए कि वो आसानी से अपना पेट भर सके। क्लियर? और फिर अब बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, जो इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 44 देखिए 4 और 4 आपको समान लग रहे होंगे ना, 4 और 4 जो है वो सेम है। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब देखिए इस पे क्या बातें करी गई है, जैसे कि देखिए हर एक धार्मिक संप्रदाय में अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यानी कि इतने पे आप विवाह कर सकते हैं, ये यहाँ जाके आप तलाक ले सकते हैं। ठीक है, तो यही बात कही गई है कि हर एक नागरिक के लिए, भारत के हर एक नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता हो। ऐसा नहीं है कि धार्मिक के आधार पर, धर्म के आधार पर उनको हम अलग अलग तरीके से बांट दें। ठीक है, अनुच्छेद 44। अब 4 समान लग रहे हैं तो याद करने का बहुत अच्छा सा, एक समझने का बहुत सही ट्रिक नहीं कहेंगे, एक तरीका कहेंगे। ठीक है, कि 4 समान है तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। हालांकि सरकार अभी इसको लागू नहीं कर पाई है। ठीक है, और देखिए नीति निदेशक तत्व में हम कोई केस फाइल नहीं कर सकते सरकार के खिलाफ, तो ये चलता जा रहा है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अनुच्छेद 45। देखिए अनुच्छेद 45 में क्या है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। देखिए जब हमने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाया था तो वहां हमने चर्चा करी थी 21A की, याद होगा। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। वहां हमने बात करी थी कि 21A में क्या कहा गया था? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, जो कि तो देखिए सीधे तरीके से अनुच्छेद 45 की ही बात वहां पे करी गई है। ठीक है, लेकिन 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इनको जो है यहाँ से वहां शिफ्ट कर दिया गया, और यहाँ कितने 6 से कम उम्र के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। क्लियर? तो जब भी जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो संशोधन पूछा जाता है तो वो याद रखिएगा 46वें संविधान संशोधन 2002। ठीक है, याद रखिएगा। तो यही जो है अनुच्छेद 45 में 6 से कम वर्ष की आयु के बच्चों का है, और 21A में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात करी गई है। तो देखिए अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ कहा गया है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि। देखिए 45 और 46 जो है वो बहुत ही सिंपल है। 45 में आपने पढ़ा बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध। ठीक है, और 46 में एक कदम और आगे बढ़ जाइए, यहाँ बच्चों से थोड़ा ऊपर हटके अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या किया गया है? शिक्षा संबंधी हितों की अभिवृद्धि की गई है। वेरी सिंपल है। 45 और 46, 45 में बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है और 46 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की शिक्षा की व्यवस्था करी गई है। क्लियर? तो अब बात करते हैं 47 की। 47 में क्या कहा गया है? देखिए बुक की भाषा को पे आप मत जाइए, सिंपल सा बात है कि मादक पेय पदार्थ जो है और नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जो बहुत हद तक बिहार में ये हो भी गया है। ठीक है, तो इनका मानना है कि जब तक आप ये शराब वगैरह ये बैन कर देंगे जब, तो लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, अब ये कहाँ तक हो पाता है, कहाँ तक नहीं हो पाता, भाई नहीं हो पाएगा तो आप चुनौती भी नहीं कर सकते सरकार को, इसलिए जो है सरकार कोशिश कर रही है। ठीक है, यानी कि जो नशीले पदार्थ, मादक पेय पदार्थ हैं उनको जो है उनके सेवन पे रोक लगा दे, इसलिए, और इससे क्या होगा,
पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने को प्राथमिक कर्तव्य माना जाएगा। क्लियर। तो 47 में क्या कहा गया है, पेय पदार्थों को, मादक पेय पदार्थों को रोक लगाया गया है और पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की गई है। किसमें? 47 में, अनुच्छेद 47 में। आगे चलते हैं 48। आइए अब देखिए अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है, कृषि और पशुपालन का संगठन। जबकि आपने अनुच्छेद 47 यानी 47 में आपने क्या देखा कि सरकार जो है वो शराब को बैन कर दे। अब भाई जब मजदूर लोग शराब नहीं पिएंगे तो वो क्या करेंगे, कृषि और पशुपालन करेंगे ना, यानी कुछ तो चाहिए उनको करने के लिए। तो जब शराब पीना बंद हो गया, वहां पे अनुच्छेद 47 में शराब पीना बंद हो गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 48 में वो क्या करने लगे, कृषि करने लगे और पशुपालन करने लगे, ठीक है ना, याद करने का अच्छा तरीका, ठीक है। तो देखिए अनुच्छेद 48 में आ गए वो खेती करने लगे और पशुपालन यानी कि पशुओं को पालने लगे। क्लियर। अब बात करते हैं 48 का। अब देखिए 48 में जब कृषि और पशुपालन करने लगे तो भाई खेतों में जब पहुंचने लगे तो उनको लगा कि चलो कुछ पेड़ पौधे भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो पेड़ पौधे लगा लेते हैं और वन्य जीवों की रक्षा भी कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो जब वो खेती करना शुरू कर दिया और पशुपालन करना शुरू कर दिए तो 48 का में उन्होंने क्या किया कि पेड़ पौधे भी लगाना शुरू कर दिया। और जब पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए तो पर्यावरण का संरक्षण होने लगा, ठीक है। और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा भी शुरू कर दी। क्लियर। बहुत सिंपल है याद करना 48 और 48 का, ठीक है। अब 49 पे आते हैं। अनुच्छेद 49 क्या कहता है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कि जो हमारी धरोहर है, यानी कि जैसे लाल किला वगैरह हो गया, इन स्थानों का क्या किया जाए, इनका संरक्षण, इनके वस्तुओं का संरक्षण किया जाए, इनको सुरक्षित रखा जाए, ये जो हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं। क्लियर। तो 49 में स्मारकों की सुरक्षा के बारे में बात करी गई है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 48 का और 49 के बारे में हमने बात कर ली। अब आगे हम चलते हैं अनुच्छेद 50। अब अनुच्छेद 50 जैसे ही आए आप जो है 50-50 कर दीजिए। 50-50 करने का क्या मतलब है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका में कौन आते हैं, आपके प्रधानमंत्री आते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति आते हैं, ये जो सारे आते हैं ये कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जबकि न्यायपालिका में आपके जज वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी कि इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, आधा आधा बांट दिया जाए। तो आपने क्या कर दिया, 50-50 कर दिया। क्लियर। तो अनुच्छेद 50 जो है वो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण बताता है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है याद करना। अब अनुच्छेद 51 में आते हैं। देखिए 51 में अब देखिए पढ़ते पढ़ते तो आप सब थक गए होंगे और आपने पूरे भारत को ही सुधार दिया। बालकों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों जनजातियों की शिक्षा, पर्यावरण का संरक्षण, ठीक है, इतना सब कुछ, शराब भी आपने बैन करवा दी। अब जब भारत को ही आपने पूरी तरीके से सुधार दिया है तो आइए अब अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कर लेते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर एक शांति रखते हैं, एक सुरक्षा रखते हैं। याद करने का सिर्फ एक तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में कहां बताया गया है, अनुच्छेद 51 में। तो ये थे राज्य के नीति निदेशक तत्व से जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज का टॉपिक था। इससे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद कराने की कोशिश करी है हमने। अगर वीडियो पसंद आया होगा आपको तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।